प्यारे मित्रों सहबंधियों, मैं प्रदीप वाजपेयी आपका इस सत्र में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का सत्र कुछ दिन पहले रिकॉर्ड हुए एक श्लोक के बारे में था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इसका भावार्थ क्या है, कैसे एक पूर्ण प्रकृति के हर आकार में है, आकाश में है, अंतरिक्ष में है, और यह पूर्ण हमेशा गतिशील रहने के लिए अपूर्ण ही रहता है, क्योंकि पूर्णता को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। हमारे प्राचीन गणितज्ञ और जो भी ऋषि मुनि थे, वह भी इस तथ्य को जानते थे कि एक, जैसे कहते हैं कि परफेक्ट सर्किल, उसके क्षेत्रफल की गणना की ही नहीं जा सकती। अगर उसके क्षेत्रफल की गणना करने बैठेंगे तो 33.3333 इस तरह से आप आगे बढ़ाते जाइए, मगर परफेक्ट, या जैसे हम कह सकते हैं 33 परफेक्ट हो सकता है या 34 हो सकता है, मगर 33,333 के आगे पाई का जो गणित का फॉर्मूला है वह इससे आगे जाता ही नहीं। अर्थात एक वृत्त को या गोल आकार को परफेक्ट गोल या उसका परफेक्ट क्षेत्रफल को नापा नहीं जा सकता, इसीलिए फिर आगे हम उसके शून्य लगाते हैं, क्योंकि अंतहीन विस्तार, जैसा मैंने आपसे यह कहा था, चर्चा में भी इस बात को मैंने बार बार दोहराया था कि अगर कोई आकार पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, यानी परफेक्ट गोल होता है, तो वो गतिशीलता उसमें रहती ही नहीं है। अपूर्णता के कारण ही पृथ्वी गोल नहीं है, और यह सूर्य और जितने भी ग्रह उपग्रह तारे ये वो सब जितने भी हैं, इसी कारण गतिशील है कि वो अपूर्ण है। और जैसे ही कोई चीज पूर्णता को प्राप्त करती है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, वह एक प्रकार से व्रत हो जाती है। इसे मैंने अपनी जो पहली किताब थी, कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें इस बात को बोला था कि हम जब तक जिंदा हैं, हम अनइक्वल हैं, और जिस क्षण हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं या हमारा शरीर मृत हो जाता है, पूर्णता का प्राप्त कर लेना, इसका मतलब है कि हमारा जीवन खत्म हो गया, क्योंकि अब हमारे ऑक्सीजन लेने की और ऑक्सीजन के जरिए जो प्राण वायु है वह अंदर जा ही नहीं रही है। अर्थात हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो चुका है, और ब्लड का सर्कुलेशन बंद होने का मतलब यह होता है कि हमारे मस्तिष्क में अब शरीर का जो रक्त है, ब्लड है, वह जा ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले आदमी ब्रेन डेड होता है, उसके बाद में हमारे दूसरे अंग धीरे धीरे करके उनमें जो गर्मी रहती है वो धीरे धीरे ठंडे होने चालू हो जाते हैं, और डॉक्टर जैसे ही पलके उठा के देखता है कि उसकी आंखों में कोई मूवमेंट है क्या, जब वो देखता है कि उसमें आंखों में मूवमेंट नहीं है, तो वो इस बात की घोषणा कर देते हैं कि इस व्यक्ति का निधन हो चुका है, इज डेड। तो जो हमारा जीवन है वो इनइक्वल है, और हर इनइक्वल चीज को इक्वलिटी की ओर बढ़ना पड़ता है। यानी अगर आज मैं आपके सामने हूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं अनइक्वल हूं, और जिस दिन इक्वलिटी को मैंने प्राप्त कर लिया उस दिन मैं मृत हो जाऊंगा। इसी तरह से इस पूरे विश्व में, जगत में, अंतरिक्ष में हर चीज जो है अपूर्ण है। पूर्णता को प्राप्त करना, जैसे मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि टाइम इज रिलेटिव टू द पीरियड। मैं अपूर्णता से पूर्णता को प्राप्त करने के लिए लेता हूँ। जैसे कि अगर मेरी आज आयु 70 साल है, अभी मैं अपूर्ण हूँ, मान लीजिए कि 75 साल प्राप्त करते करते मैं मृत हो जाता हूँ, तो मेरे लिए समय का महत्व सिर्फ 75 साल का है, इसके आगे नहीं। मरने के बाद में समय क्या है क्या नहीं, कालचक्र जो है ना क्या रहेगा, क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मेरी संपत्ति के बारे में, मेरी जो भी मैंने अपना योगदान दिया है
सेंसर उसकी क्या व्याख्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये मरने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर आदमी अपूर्ण है और हमारे जीवन में जो हो रहा है वह सर्वत्र हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में यही घटनाएं घट रही हैं। मगर आज हम अपूर्णता का जो असली मकसद है मेरे को आपको बताने का, वह शून्य और एक के बारे में है। शून्य गतिशील नहीं होता है और इसे गतिशील बनाने के लिए हम एक को और शून्य को अलग अलग देखते हैं। आगे की जितनी भी गणित है वो पिछले सत्रों में मैंने आपको बताया था, ये एक और एक दो और एक और दो में एक और जोड़ दो, 3 4 5 6 इस तरह से जो है ना बढ़ते, मगर 9 तक बढ़ने के बाद में हमको फिर एक को सामने रख के एक शून्य लगाना पड़ता है। अर्थात 9 संख्या तक तो हम एक और एक कर सकते हैं, मगर उसके आगे फिर एक लगा के शून्य लगाना पड़ता है। जो आज की इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी गैजेट्स हैं और इसमें जिस भाषा का उपयोग होता है उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 अंक होते हैं या 2 डिजिट होती है, 0 और 1। यह एक संयोजन में जोड़ा जाता है, मगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि 01010101 अर्थात 4 बार 0101 अगर आप करेंगे तो 8 तक पहुंचते हैं। 8 के आगे अगर बढ़ेंगे वह 9 अर्थात 9 आएगा। 9 की संख्या विषम है। विषम का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई गणित का कोई भी फार्मूला ले और उसका अंतिम परिणाम, उस समीकरण का अंतिम परिणाम अगर विषम आता है, इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स, आपकी गणित जो है, आपका समीकरण जो है वो गलत हो जाए। इसीलिए क्योंकि 9 के आगे अगर हम अंक गणित को कहें तो फिर आपको 1 लगा के शून्य लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो प्रारंभिक कंप्यूटर बने और आज भी जितने में कंप्यूटर बने, यह सब डिजिटल इन्हीं 2 डिजिट को या बाइनरी लैंग्वेज को इसी में अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज इज दी फंडामेंटल। हर सेमीकंडक्टर में जो जैसे हम बिजली का स्विच ऑन ऑफ करते हैं उसी तरह से इसकी डिजाइन की जाती है। किसी भी चीज को, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तरीके बहुत हो सकते हैं। जब हम एक बहुत लंबा, क्योंकि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होने लगी है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी आपको चिप्स चाहिए पड़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको चाहिए पड़ते हैं। और यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक जितने भी प्रोग्राम बनते हैं उसमें भी बाइनरी लैंग्वेज का ही या यूज किया जाता है, अर्थात वो भी एक प्रकार से डिजिटल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की हमारी जितनी भी आधुनिकतम कंप्यूटर साइंस है या जो चिप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो पहले हमको इंपोर्ट करने पड़ते थे, मगर सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमारे देश में अनेक ऐसे उद्यम आ गए हैं, विदेशी और हमारे देशी, इन सभी उद्यमों का एक ही उद्देश्य है कि चिप्स का उत्पादन भारत में किया जाए। मगर किसी भी चिप को बनाने के लिए पहले उसको डिजाइन करना आवश्यक होता है। तो आपने शायद न्यूज़पेपरों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से यह डिजाइनिंग का काम जो है ना, यह भी भारत में चालू हो गया है। हमारे यहाँ अगर उत्पादन होने लगे और हमको उसका डिजाइन के लिए अगर विदेशों पे निर्भर करना पड़े तो इससे हमारी यानी जैसे कह सकते हैं कि 100% हमारी योग्यता का, उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम नए तरह के जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनने चालू होंगे तो उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले चिप्स जो है उसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। और यही काम हमारे भारतीय जो भी चिप मेकर हैं या जो उसको डिजाइन करते हैं वे बखूबी विदेशों में जाके कर रहे थे, मगर अब वो भारत की क्षमताओं के विकसित होने के साथ साथ भारत में आके डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। और यह डिजाइन को बकायदा इसको सर्टिफाई किया जाता है, अर्थात उसे बार बार टेस्ट किया जाता है कि यह जो हम
डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं किसी भी चिप से, अर्थात जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो एक जाल बिछा रहे हैं, यह है हमारे उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा कि नहीं किया कर सकता है। जब यह सब डिजाइन तैयार हो जाती है तब उसका प्रिंट आउट जो है लेके आपका यह प्रक्रिया चालू होती है कि अब इसका बल्क प्रोडक्शन किया जा सकता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अलग अलग तरह के इंटीग्रेटेड सर्किट्स प्रिंट किए जाते हैं। अर्थात अगर आपके पास में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, इसके लिए अलग तरह का सर्किट यूज किया जाएगा। मोबाइल के लिए अलग तरह का सर्किट होता है, चिपसेट होते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें दूसरे तरह के वो होते हैं और इनकी अलग अलग जनरेशन होती है। अगर आप मोबाइल देखें तो आपको जो कैमरे होते हैं, पहले उनकी पिक्सल को जिसे हम कहते हैं वो कम पिक्सल के होते थे। आजकल बहुत हाई डिग्री की पिक्सल वाले कैमरे आ गए हैं। पहले के पिक्सल सघन होने का मतलब होता है अगर उसमें पिक्सल की डेंसिटी ज्यादा है तो जो भी वह फोटोग्राफ खींचेगा उसमें स्पष्टता अधिक होगी, यानी कि कलर और उसका जो भी स्वरूप है वह ज्यादा स्पष्ट होगा। अर्थात ज्यादा पिक्सल होने का मतलब जो कंप्यूटर या कैमरा जो स्टोरेज की कैपेसिटी भी उसके हिसाब से बढ़नी चाहिए। और यह जिसे आज हम कहते हैं कि इतने मेगाबाइट का इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, या हम कहते हैं कि गीगाबाइट इसकी इतनी स्टोरेज की कैपेसिटी है, यह सब इसी उसके ऊपर निर्धारित होता है जिसे हमने 0 और 8 तक की गणना की थी। जो पहले कंप्यूटर बने वो 8 बिट से उन्होंने चालू किया, फिर उसमें एक पैक और जोड़ दिया तो 16 बिट हो गया। फिर जो कंप्यूटर बने इसको फिर से उन्होंने मल्टीप्लाई करके 32 बिट के कंप्यूटर आने चालू, अर्थात उसमें जो चिप लगी होती है वह 32 तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करके आपके गणनाएं कर सकती है। फिर उसके बाद में इकट्ठा एकदम जंप हुआ, अब 64 तक लेके गए और अधिक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनने चालू हो गए। और आपका आज जो हम बताते हैं कि गीगाबाइट में होता है, मगर कॉम्बिनेशन 0 और 8 बाइनरी लैंग्वेज के इसके पैक बना देते हैं जिसे हम बिट्स कहते हैं। और जब इसके पैक बना देते हैं तो जो पैक बनता है इसे बाइट कहते हैं। तो आप जितने ज्यादा अच्छे बाइट्स को गणना करना चाहते हैं, अगर आप सुपर कंप्यूटर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़े स्तर पर स्टोरेज का कैपेसिटी इनकी बढ़ानी पड़ती है, जिससे वो मिलियंस और ट्रिलियंस तरह के कैलकुलेशन सेकंडों में कर सकते हैं। क्योंकि जब वेदर की फोरकास्टिंग होती है या मान लीजिए कि जो एटम्स हैं इनकी जब कैलकुलेशन होता है कि एटम बम फूटेगा कि नहीं फूटेगा, या जब हम पीसफुल पर्पस के लिए इसको यूज करेंगे तो वह पहले उसको सिमुलेट करके दिखाया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए कि हमने जो डिजाइन इसमें बनाई है वह ठीक काम करेगी कि नहीं करेगी। उदाहरण के लिए अभी हमने अपने चंद्रयान को देख लीजिए कि यहाँ से हम उसको संकेत देते थे, संकेत वहां पे उसको एक्टिवेट होने में इतने दूर जो हमें भेजने पड़ते थे संकेत, मगर वहां पे यहाँ से वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने काम किया और हमने पाया कि गगनयान या चंद्रयान वहां पे उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई, जहां हम चाहते थे वहां पे हो गई, जिसको हम आज की तारीख में शिव शक्ति प्रधानमंत्री ने उसका नाम दिया है। तो यह सब पूरा कंप्यूटर पर आधारित और इन्हीं बिट्स और बाइट का है। और मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि इसका जो रहस्य है यह है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते में जो सिद्धांत थे या जो गणित थी, आज मुझे अपने को भारतीय कहने पर और सनातन धर्म को मानने वाले हर भारतीय को एक गर्व और एक जिसे कहते हैं आभार अपने उन प्राचीन
ऋषि मुनियों गणतज्ञों को देना चाहिए, जिन्होंने इस श्लोक की रचना की। शून्य क्या है यह बताया उन्होंने, कि उसी शून्य और एक, यह संख्या विज्ञान भी जो है हमारे सनातन धर्म की ही एक योगदान है। और उस योगदान को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज जो आधुनिकतम कंप्यूटर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बन रही है, यह है जो बाइनरी लैंग्वेज बनी है, जिसमें मैंने आपको व्याख्या करी कि 01 ही इसका उपयोग होता है। और इसी कारण सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बन रहे हैं और विज्ञान की जो प्रगति हो रही है, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कल हम जो सपना देख रहे हैं कि दूसरे ग्रहों में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, यह सब चीजें बिना आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के संभव नहीं है। अर्थात हमें इस आधुनिकतम तकनीक में हमारे प्राचीन ज्ञान जिन्होंने हमें दिया है, शून्य दिया है, साथ में सांख्य का और ऐसे अनेक योगदान दिए हैं, हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, उनके लिए आदर भाव होना चाहिए। उनके जो योगदान हैं, चाहे भले वह हजारों साल पहले किए गए हों, मगर आज हमें अपने इस प्राचीन जो भी उपलब्धियां थी, यह उन पश्चिम के देशों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा कि आप आज जो काम कर रहे हैं इसकी कल्पना हमारे यहाँ हजारों साल पहले कर चुके हैं। तब कहीं जाकर वे समझ पाएंगे कि भारतीय इतने अच्छे गणितज्ञ क्यों होते हैं। हमने एक से एक गणितज्ञ को जन्म दिया और उनके क्या योगदान है आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मगर क्यों चाहे सुंदर पिचई हो या और अधिक ऐसी अनेक कंपनियां हैं जहां पर भारतीय गर्व के साथ में उन कंपनियों का सबसे उच्च अधिकारी सीईओ बन के अपने योगदान दे रहे हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि भारत के अंदर उपलब्ध इन प्रतिभाओं को खोजा जाए, उन्हें सम्मानित दिया जाए और एक जैसे कहते हैं कि एक अच्छे फाइनेंशियल पैकेज के साथ में उन्हें भारत में फिर से दोबारा आमंत्रित किया जाए। जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है, ये जो शिप की डिजाइन है, इसका काम जो है भारतीय ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं बजाय दूसरे लोगों के। तो इस आभार प्रदर्शन के साथ में मैं आपका भी आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि आपने इतना समय इस वीडियो को सुनने में अपना समय का योगदान दिया। एक बार फिर मैं आपसे केवल एक प्रार्थना करूंगा कि अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि कहाँ मेरे से भूल हो रही है, कहाँ मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं, जिससे मैं कह सकूं, क्षमा मांग सकूं कि मेरे संभाषण में कहीं कोई कमी रह गई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन भावनाओं के साथ में मैं प्रदीप वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।